Assalamualaikum students, welcome to lecture slide number 12 and video lecture number 15. Yes, 15 or 16 I believe. तो यहाँ पे क्या है कि आज के लेक्चर के अंदर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है डीसी डीसी कन्वर्टर्स को हमने देख लिया था, आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड, और उन सारों को हमने एक तरह से देखा था कि किस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं। आज हम थोड़ा ना बेसिक्स के अंदर इन्वॉल्व होंगे डीसी टू एसी कन्वर्टर्स के अंदर, ठीक है। और पहला आज के लेक्चर के अंदर थोड़े रिलेटिवली सिंपल केसेस रहेंगे और फिर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि कॉम्प्लेक्स किस तरह के जो है इन्वर्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो जो सिंपल इन्वर्टर्स हैं उसमें सबसे बेसिक एग्जांपल हमारे पास है स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स, ठीक है। तो स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स ये आपकी जो है जो टेक्स्ट बुक है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट डिवाइसेस एंड एप्लीकेशंस थर्ड एडिशन एम.एच. राशिद की, उसके चैप्टर 6 के अंदर जो है ना ये वाला कंटेंट जो है ये अवेलेबल है। तो स्क्वायर वेव के इन्वर्टर के केस में हमने क्या करना होता है कि हमारे पास जो है आधी देर तक हम एक स्क्वायर वेव एक लेते हैं पॉजिटिव, एक स्क्वायर वेव लेते हैं नेगेटिव, और इस तरह करके हमारे पास सिस्टम चल रहा होता है। तो अगर हमारे पास नेट पॉजिटिव एरिया नेट नेगेटिव एरिया के बराबर है तो हम कहेंगे कि जी ये आउटपुट जो है ये प्योर एसी है, क्योंकि इसमें डीसी कंपोनेंट नहीं होगा। जब इसका एवरेज लेंगे तो एवरेज हमें पता था वो होता था जी टोटल टाइम लेट से टीएस है सैम्पलिंग के हिसाब से, ठीक है। तो 1/TS को आगे एरिया से मल्टीप्लाई करना था। तो जो एरिया है यहाँ पे एरिया आपके पास पॉजिटिव है प्लस ए है, और यहाँ पे आपके पास एरिया माइनस ए है। तो जब इन दोनों को आप जो है इस तरीके से करते हैं ये कैंसिल आउट हो रहेगा, तो डीसी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, जबकि एसी वैल्यू हम वो वैल्यूएट इसकी कर लेंगे। तो अब एसी वैल्यू क्योंकि डायरेक्टली तो सिग्नल को देख के नहीं पता चल सकती, तो उसको निकालने का तरीका हमारे पास वही है जो हमने पहले एक देखा था कि फूरियर सीरीज़ और हार्मोनिक एनालिसिस किया जाए। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने ये देख लिया था कि एक अगर इस तरह का हमारे पास सिग्नल होता है जो डीसी डीसी कन्वर्टर्स में हमने यूज़ किया था, जहाँ पे कुछ देर तक भी इनपुट है बाद में नहीं है और इस तरह रिपीट कर रहा है, तो उसका फूरियर सीरीज़ एनालिसिस इसका या कोई भी सिग्नल आपके पास जो है ना वो रिपीट कर रहा हो उसका आपने निकालना है। तो वो तरीक़ाकार उसका ये है, ठीक है, कि आप उनको साइंस और कोसाइंस जो है ना इनके जो है एक कॉम्बिनेशन वेटेड सम के बराबर उनको ले सकते हैं। और इसके अंदर ये A0 जो टर्म है ये आपके पास DC है और ये वाली सारी की सारी टर्म AC है। और इस कंप्लीट AC टर्म के अंदर फर्दर आपके पास जो है ना यहाँ पे M की वैल्यू अगर आप 1 प्लेस कर लेते हैं तो ये आपके पास फर्स्ट हार्मोनिक है M और N की वैल्यू, अगर 2 प्लेस करेंगे तो सेकंड हार्मोनिक एंड सो ऑन। तो अगर हम इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर इसी को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमारे पास जो है ना इस सिनेरियो में A0 की वैल्यू आती है 1/T 0 से T तक Vs ऑफ T, ठीक है। मतलब एवरेज सिग्नल का A0 हो गया। AM जो ये वाला कंपोनेंट है इसका निकालने का जेनेरिक फार्मूला हमारे पास ये है 2/T, ठीक है, 0 से कैपिटल T तक Vs ऑफ T वही सिग्नल है, लेकिन आपने इसको जो है cos ऑफ 2πm ओवर कैपिटल T से मल्टीप्लाई करके तो फिर ये इंटीग्रेशन करनी है। तो इसी तरह बी एन निकालते वक्त साइन से मल्टीप्लाई करके आपने इसकी ना इंटीग्रेशन करनी है। 2/T जो है ये आपके पास इन एनी केस आता रहेगा। तो इधर m की जगह 1 प्लेस करेंगे तो ये 2πT/T हो गया, तो ये आपके पास फर्स्ट हार्मोनिक आ गया। b की इधर n की जगह 1 प्लेस करेंगे तो ये आपके पास इस केस में फर्स्ट हार्मोनिक आ गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक का बेसिकली एम्पलीट्यूड है, वो एम्पलीट्यूड आप इधर यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर इसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकाली जाएं इस सिग्नल के लिए, ये तो क्योंकि जेनेरिक है ना फंडामेंटल हार्मोनिक का एम्पलीट्यूड्स निकालने का, अगर इस स्पेसिफिक सर्किट के ऊपर निकालें
तो हमारे पास जो है DC की वैल्यू आती है V in/2 अगर D की वैल्यू है 0.5। ठीक है, तो डी V in के बराबर हमारे पास आउटपुट आती होती थी, तो ये V in/2 हो गया। अगर ये A1 निकालते हैं कोस के साथ तो कोसाइन के साथ हमारे पास ज़ीरो आएगा, कुछ नहीं आना। और B1 आप इधर निकालते हैं तो B1 की वैल्यू आ जाएगी 2V in/पाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्योंकि A1 में तो कुछ नहीं था, सारा का सारा सिग्नल जो है वो B1 के ऊपर ही वेट है। और कोस को इसमें जब भी तमाम हार्मोनिक्स जो हम ए के साथ देखेंगे वो सारे के सारे हमारे पास ज़ीरो आते रहेंगे। ठीक है, कॉस के साथ कोई हार्मोनिक नहीं आना और साइन के साथ जो है ना ये सारी वैल्यूज़ आती रहनी है। ऊपर से फर्दर क्या है कि अगर आप इधर पी की जगह 2 प्लेस करते हैं, ठीक है, वी इन एज साइन ऑफ 4πt/T करके ये सॉल्व करते हैं ना, तो ये आंसर ज़ीरो आता रहेगा। तो हमारे पास B1 आएगा, B3 आएगा, B5 आएगा, B7 आएगा, और इस तरह करके हार्मोनिक्स चलते हैं इस तरह की वेव फॉर्म के अंदर। तो इसको अगर हम उसी टर्म्स के अंदर अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि जी किसी भी सिग्नल को जब हम इस तरह से फूरियर सीरीज़ और हार्मोनिक एनालिसिस एक तरह से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि जी DC कंपोनेंट कितना है, फंडामेंटल हार्मोनिक। ठीक है, इसके अंदर ये इन दोनों को लेंगे तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 के बराबर एक तरह का आ जाता है। तो A1 प्लस B1 होल स्क्वायर अंडर रूट एक तरह की ना ये टर्म रह जाती है। और फिर हायर हार्मोनिक्स का करके इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो हमारे पास इसमें जब इन्वर्टर्स के अंदर हमने काम करना है तो हमारा टारगेट ये है कि हमारे पास DC कुछ ना आए। ठीक है, हमारे पास हायर हार्मोनिक्स कुछ ना आए और सारे के सारा सिग्नल इस फंडामेंटल हार्मोनिक के अंदर आए। तो अगर सारा का सारा आपके पास कोई ऐसा सिग्नल बनाएंगे कि जिसमें सारी वेट सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी हार्मोनिक का या फंडामेंटल हार्मोनिक है, तो वो आपको एक प्योर साइन वेव जो है वो नज़र आएगी। ठीक है, पर हमें तो यहाँ पे शेप देख के ही नज़र आ रहा है कि इस तरह की कोई चीज़ होगी तो वो हमें प्योर हार्मोनिक नहीं है, तो इसमें हायर हार्मोनिक्स भी जो है ना वो इन्वॉल्व है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे जो है ये इन्वर्टर्स बनाने के लिए जो एक सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास है हाफ ब्रिज इन्वर्टर। तो उसको बनाने का तरीकाकार ये है कि आप क्या करते हैं कि जी जो भी आपके पास लोड कनेक्ट करना है दो टर्मिनल्स के साथ, तो आप क्या करेंगे कि जी एक सप्लाई यहाँ पे आपके पास लगी हुई है, दो कैपेसिटर्स आपने लगा दिए। ठीक है, ताकि ये कैपेसिटर्स टोटल अगर देखें तो ये चार्ज हो जाएंगे VS के ऊपर, पर इक्वल वैल्यू के कैपेसिटर हैं तो हर एक के क्रॉस आधी वोल्टेज होगी। और ये जो पॉइंट है ना इसको आप लेट से अपने सर्किट का जो है ना ग्राउंड कंसिडर कर लें। तो इसको अगर ग्राउंड कंसिडर कर लें क्योंकि लोड के साथ ये ग्राउंड की साइड पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये ऊपर वाला जो नोड है ये हमेशा आपके पास VS/2 के ऊपर है, और नीचे वाला जो ये वाला जो नोड है ये हमेशा आपके पास -VS/2 के ऊपर मौजूद है। तो अगर हम क्या करते हैं कि इस वाले को कुछ देर के लिए ऑन करते हैं तो इधर क्या वोल्टेज आ जाएगी, और इसको ऑफ किया हुआ है तो इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास आ जाएगी VS/2। ठीक है, तो VS/2 वोल्टेज हमारे पास आ गई लोड के क्रॉस। उसके बाद क्या करते हैं हम कि इसको जनाब ओपन कर दिया और इस वाले को शॉर्ट कर दिया तो ये इधर को कनेक्ट हो गया। तो ये जो -VS/2 वोल्टेज थी वो यहाँ पे आ गई, तो हम इसको कहेंगे इस तरह से हो गया। और ये साइकिल हम रिपीट करते रहेंगे। हम मेक श्योर करेंगे कि जितना टोटल टाइम पीरियड है उसके बिल्कुल आधी ड्यूरेशन के लिए ये ऑन रहे और बिल्कुल आधी ड्यूरेशन के लिए ये वाला जो है ना हमारे पास ये ऑफ रहे। तो इससे क्या होगा, ये दोनों एरियाज़ बराबर हैं। फूरियर सीरीज़ जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें DC कंपोनेंट जो A0 था वो आपके पास ज़ीरो आ जाएगा।
और हायर जो है फंडामेंटल हार्मोनिक वो आएगा और फिर हायर हार्मोनिक्स आते रहेंगे। तो इस तरीके से आपने जो है ना एक डीसी वोल्टेज को जो है एक तरह का एसी में कन्वर्ट कर लिया। एसी तो ये है, लेकिन ऑफ कोर्स ये आपके पास प्योर साइनोसॉइड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एक्चुअल जो है कंट्रीब्यूशन साइन जो सिग्नल की है वो फंडामेंटल हार्मोनिक की वो कम है। तो इसका फिर हम ज़रा फूरियर एनालिसिस इस तरह की वेवफॉर्म का करते हैं। तो उन्हीं रिलेशंस को इस्तेमाल करते हुए इसका करेंगे, ये मैं स्टेप्स नहीं उस हिसाब से कर रहा। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है ना वो ये आता है कि बी एन ए के तो सारे के ए ज़ीरो डी सी से लेके तमाम सब चीज़ें ज़ीरो। ठीक है, और हमारे पास क्या आता है कि जी बी एन जो है ना वो सारे के सारे ये आ जाते हैं इस तरह से करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला रिलेशन आता है एन की वैल्यू 1,3,5 पे, 7 इस तरह करके, और जो n की वैल्यू 2, 4, 6 है उनके ऊपर भी ये ज़ीरो आ जाता है। तो अगर हम इसका वही जिस तरह हमने फूरियर सीरीज़ के अंदर नहीं एक बनाया था तो वो करें तो हमें नज़र आएगा कि जी फंडामेंटल हार्मोनिक के ऊपर वी एस ओवर एन पाई, तो ये 2 वी एस ओवर पाई के बराबर हो गया। ठीक है, लेकिन है कि ये वी एस हमारे पास जो है ये है पीक वैल्यू। इसको एग्जैक्ट जब हम सॉल्व करेंगे, ये डीसी थी वी एस। ठीक है, तो ये हमारे पास पीक वैल्यू जो है ना इस हार्मोनिक की, हम कह सकते हैं कि ये है। यहाँ पे आरएमएस वैल्यू लिखी है, तो आरएमएस के लिए अंडर रूट 2 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये फंडामेंटल पे आ गया। फिर थर्ड हार्मोनिक हमारे पास आएगा 3fs, और थर्ड हार्मोनिक के केस में इधर इसको कर देंगे 2bs ओवर 3 पाई। मतलब इसके मुकाबले में 3 गुना कम हो गया एम्पलीट्यूड, इतना करके आ गया 2vs ओवर 3 पाई। उसके बाद जनाब ये 1, 2, 3, 4, 5 के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास रह जाएगा 2vs ओवर 5 पाई। और इस तरह करके ये जो है ना बड़ी तेज़ी से जो है हार्मोनिक रिड्यूस होते रहेंगे हायर। तो है कि ये थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक हमारा टारगेट था, लेकिन हमें ये बाकी के सारे हार्मोनिक्स जो है ना ये हमारे लिए अनवांटेड है। हम चाह रहे हैं कि जी हमें साइनोसॉइड मिले। तो साइनोसॉइड लेने का तरीका क्या है कि हम इन सारे हार्मोनिक्स को बाकियों को रिमूव करें, सिर्फ फंडामेंटल रहने दें। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप इधर फ़िल्टर कर दें। ठीक है, तो अगर आप 50 हर्ट्ज़ पे चाह रहे हैं कि आपको मिले, तो 150 हर्ट्ज़ के सिग्नल को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो कोई फ़िल्टर लगाना पड़ेगा जिसका आपके पास मैक्सिमम जो जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो मैक्सिमम हो 50 हर्ट्ज़ पे, और 150 हर्ट्ज़ के ऊपर जो है ना मतलब टी ऑफ एस जो उसका ट्रांसफ़र फंक्शन है वो 1 के बराबर हो, और 150 हर्ट्ज़ के ऊपर जाके आप आइडियली ज़ीरो पे चाह रहे हैं पर चलें 0.01 हो। तो ये हमें पता चलता है कि इस तरह का फ़िल्टर बहुत हायर ऑर्डर का फ़िल्टर होगा और वो बड़ी मुश्किल से, इतना आसान नहीं है उसको बनाना। दूसरी चीज़ ये है कि नॉर्मल फ़िल्टर्स आप यूज़ करेंगे तो वो इस जगह के ऊपर भी थोड़े थोड़े रिज़ल्ट करेंगे, मतलब आपके पास जो फंडामेंटल हार्मोनिक है वो भी आगे नहीं पहुंचेगा। तो जहाँ इतनी वैल्यू का आपने लगाया था, जब आपके पास आउटपुट आएगी तो वो सारी की सारी पावर फ़िल्टर के अक्रॉस ही डिसिपेट हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये मतलब कि काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं जिनको देखना पड़ता है। तो इधर जो है ये ओवरऑल अगर हमने जो सिग्नल हमारे पास आया है उसकी आरएमएस निकालें, तो यहाँ से यहाँ तक है ये Vs/2, और उसके बाद सेकंड केस में भी Vs/2 है। तो आरएमएस में साइन से तो फ़र्क पड़ता नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसको Vs/2 स्ट्रेट भी समझ लें तो ये उसी तरह का रिजल्ट आएगा। तो आरएमएस वैल्यू आपके पास इस रिलेशन से भी सॉल्व करते हैं तो वो आ गई Vs/2। वो क्यों? क्योंकि आपने खाली जो है आधी हाफ
ब्रिज इन्वर्टर आपने बनाया। तो उसके बाद जाके क्या होता है कि जी अगर आप लेकिन फंडामेंटल हार्मोनिक का इसमें कंट्रीब्यूशन देखें कि जी फंडामेंटल हार्मोनिक की कितनी वैल्यू आपके पास आ रही है, तो वो आपको पता चलेगा कि जी 0.45 वीएस जो है ना, वो आपके पास फंडामेंटल हार्मोनिक की, और बाकी सारे जो रिमेनिंग जो है पोर्शन वो हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स का है। ठीक है, 0.45 ये है, इसको 3 से डिवाइड कर लें तो 0.15 वीएस जो है वो थर्ड हार्मोनिक का है। इसको 5 से डिवाइड कर लें 0.05 वीएस आपके पास जो है वो फिफ्थ हार्मोनिक का है। तो इस तरह करके ना ये चीज़ें सारी चलती रहेंगी। तो अब हमारे लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि अब हमें ये अब नंबर तो आ गए जी, ये 0.5 है, ये 0.45 है, पर ये नंबर अच्छे हैं बुरे हैं, क्या है इसकी, क्या सेंस है, कैसे एनालाइज किया जाए कि जी हमारे पास रिजल्ट अच्छा है कि नहीं। ऊपर से देखने में तो हमें लग रहा है कि ये इसका साइनोसॉइड से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब है अब लेकिन बहुत दूर का ही ताल्लुक है। देखने में स्क्वायर वेव है तो ये तो किसी तरह भी साइनोसॉइड नहीं, आपकी चीज़ें इक्विपमेंट हो सकता है ख़राब कर रही हो, मोटर्स को चलो ऑपरेट करना है आपने कोई, तो कहीं ना कहीं ये यूज़ हो सकता है, लेकिन ये एक ना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सी चीज़ आ गई आपके पास। तो इसको एनालाइज करने का तरीका क्या होता है कि आप एक nth हार्मोनिक फैक्टर एक पैरामीटर यूज़ करते हैं। हार्मोनिक फैक्टर का क्या मतलब है कि लेट से आपके पास हमारे पास जो पहला हार्मोनिक फैक्टर आया था, अगर एम्पलीट्यूड्स की टर्म्स में लें तो वो हमारे पास था 2Vs ओवर 2Vs ओवर क्या आता है हमारे पास n पाई की जगह 1 था। ठीक है, ये हमारे पास है हार्मोनिक फैक्टर का जनरल रिलेशन a ऑफ n। तो अगर हमने जेनेरिक किसी जगह केस के अंदर निकालना है तो हम क्या करते हैं कि जी a ऑफ n, ये क्योंकि वोल्टेज से ही कोरस्पॉन्ड कर रहा है, डिवाइडेड बाय a ऑफ 1 कर देते हैं। तो ये हमारे पास टर्म क्या आएगी, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर n। ठीक है, तो अगर आपने हार्मोनिक फैक्टर थर्ड हार्मोनिक का निकालना है तो वो ये टर्म आ जाएगी जी 1/3, मतलब कि फंडामेंटल हार्मोनिक के मुकाबले में थर्ड हार्मोनिक 3 गुना कम वैल्यू के ऊपर है। तो इस तरह करके ना ये एक आप निकाल सकते हैं कि जी ये कितना किस तरह का एफिशिएंट आपका बना हुआ है कि हायर हार्मोनिक्स को कितनी वेटेज उसमें मिल रही है। फिर एक चीज़ आती है टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन। अब ये टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन क्या है, ये आपको बता रहा है कि आपके सिग्नल में टोटल डिस्टोर्शन कितनी है। उससे क्या पता चलता है कि जी ये वाली चीज़ से ये वाली चीज़ बनने के अंदर या और कोई इस तरह की चीज़ बनने के अंदर, ठीक है, कि एक साइन वेव के कितना से कितना दूर है। जितना टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन ज़्यादा होगी उतनी आपकी शेप एक साइन वेव से ज़्यादा दूर होगी वैल्यूज़ की। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, उसको निकालने का ये है कि आप तमाम जो हार्मोनिक्स हैं, ठीक है, सेकंड से लेके इन्फिनिटी तक के, उन सारों को आप ऐड करते हैं, इन क्वाड्रेचर ऐड करते हैं स्क्वायर लेके, और डिवाइड कर देते हैं फंडामेंटल हार्मोनिक से। तो ये वैसे देखने में इधर कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन हमें पता है कि जी वी आउटपुट RMS टोटल जो AC सिग्नल है वो आपके पास बराबर है, का स्क्वायर कर लेते हैं, वो आपके पास बराबर है फंडामेंटल हार्मोनिक का RMS का स्क्वायर। चलें जनरल इस तरह लिख देते हैं, सेकंड हार्मोनिक का स्क्वायर प्लस थर्ड हार्मोनिक का स्क्वायर। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में जैसे इधर सम का लिखा हुआ है, आप कह सकते हैं n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो उसमें से अगर आप ये पहला हार्मोनिक बस टोटल RMS में से निकाल दें तो ये वाले पूरा समेशन आ जाता है आपके पास। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसी का दूसरा रिलेशन एक लिख सकते हैं कि वी आउटपुट होल स्क्वायर। अब लाजमी नहीं है कि इसमें RMS लें क्योंकि दोनों चीज़ें वो आपस में प्रोपोर्शनली हैं और रेशो ली जा रही है, माइनस वी आउटपुट 1 होल स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय वी आउटपुट 1 होल स्क्वायर।
तो ये टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आ जाएगी कि फंडामेंटल के अलावा बाकी हार्मोनिक्स का क्या कंपोनेंट है और फंडामेंटल पे डिवाइड कर दिया उससे। अच्छा, ये हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। हमारे पास सेकंड एक है पैरामीटर के जी, डिस्प्लेसमेंट को ये मेजर करता है, उसमें एन स्क्वायर से आपने डिवाइड उसको करते रहना है हर हार्मोनिक को। ठीक है, कि ये बता रहा है कि जी वो फंडामेंटल से दूर होने की वजह से इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी आपके पास रिड्यूस हो रही है। nth डिस्प्लेसमेंट फैक्टर हमें बता रहा है कि जी जो nth हार्मोनिक है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। ठीक है, और हमारे पास एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक, मतलब अगर आपके पास काफ़ी सारे हार्मोनिक्स अवेलेबल हैं तो अब इन्फिनिटी तक जाने की बजाय आप क्या करेंगे, आम तौर पे देखेंगे जहाँ पे फंडामेंटल के मुकाबले में VON की वैल्यू जो है इसके मुकाबले में 3% से कम हो जाती है, तो उस से पिछले n को आप कह देंगे कि जी ये लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक है। उससे अगले हार्मोनिक्स को आपने नेगलेक्ट कर देना, उनको कंसिडर नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे जो है वो उनका इम्पैक्ट ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस पे बहुत कम आ रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर हम आप आगे देखते हैं सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर को। ठीक है, तो अब ये जो है ना हमारे पास सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर, तो इसके केस में हमने क्या किया कि पहले हमारे पास ये हाफ ब्रिज बना हुआ था, दूसरी साइड पे हमने कैपेसिटर्स के साथ लगा दिया था और ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो अब हमने क्या किया है, अब हमने यहाँ पे दोनों जो आर्म्स इस तरह के ब्रिजेस बना के उनके साथ कर दिया। तो इधर हम क्या करेंगे कि अब अगर इसको ग्राउंड कंसिडर करें लेट से, ठीक है, तो और ऊपर जो है वो आपके पास VS वोल्ट्स हैं, मैं इधर से इसको ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर से इसको ऑन कर देता हूँ, तो लोड के क्रॉस जो है ये VS इधर आ जाती है और ये 0 वोल्ट इधर आ जाता है, तो ये टोटल वोल्टेज VS। उसके बाद में क्या करता हूँ, कुछ देर के बाद जो है साइकिल करते हुए इसको इधर से ऑन कर देता हूँ और इसको इधर से ऑन कर देता हूँ, तो उसी डायरेक्शन के हिसाब से देखें ना तो जनाब अब ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और VS उसी तरह। पर हमारी अगर आउटपुट की ये डायरेक्शन है V आउटपुट की, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो नेगेटिव हो गया। तो अब हाफ ब्रिज के मुकाबले में ये जब आपने फुल ब्रिज किया है तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा फंडामेंटल जो एक डिफरेंस आया वो ये आया है कि अब आपके पास ये वैल्यूज़ VS/2 की बजाय VS तक आ रही हैं। ठीक है, तो पिछले के मुकाबले में इसके अंदर अगर फ़र्क हम देखेंगे तो वो खाली ये पड़ेगा कि जो हार्मोनिक्स और हर जगह के ऊपर जो है ना पैरामीटर्स वो 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है आपने। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना जो ये फूरियर सीरीज़ एक्सपेंशन के हिसाब से लिखा हुआ है टर्म्स, तो वो 4VS/n पाई है। V आउटपुट RMS जो है वो VS के बराबर है, आइडियली इनपुट के बराबर ही आउटपुट RMS है, लेकिन इसमें से फंडामेंटल हार्मोनिक की जो RMS वैल्यू है वो 0.9 है, तो इसको 3 पे डिवाइड करें तो 0.3 आपके पास VS के बराबर होगा थर्ड हार्मोनिक, और फिर इसी तरह 0.9 को 5 के ऊपर कर लें तो देख लेते हैं क्या टर्म आती है, उतने के बराबर होगा अगला हार्मोनिक। तो ये उसी तरीके से तकरीबन हमारे पास रिज़ल्ट इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ना अभी ये इन्वर्टर्स के केस के अंदर अब देखेंगे यही जो हमने टोपोलॉजी हाफ ब्रिज से फुल ब्रिज के केस में की है कि इधर हाफ ब्रिज में खाली एक आर्म लगी है, फुल ब्रिज के अंदर हमारे पास 2 आर्म्स लगी हैं। तो 3 फेज़ के केस में जहाँ पे यहाँ पे इन पर्टिकुलर 3 फेज़ इन्वर्टर 180 डिग्री कंडक्शन, ये मैं आगे एक्सप्लेन कर दूँगा, तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास 3 आर्म्स लगी हैं। ठीक है, 3 आपके पास आर्म्स लगी हैं, हर आर्म के अक्रॉस जो है ना आप अब लेबल कर देंगे कि जी ये A फेज़ है, ये B फेज़ है और ये C फेज़ है, और इसी तरह VS यहाँ पे आपके पास कनेक्टेड होगा। तो आप इधर से जो है इनको मैनिपुलेट करते वक्त ऑन ऑफ करते हुए जो है ना, अब लोड आपके पास इनमें कुछ भी हो सकता है, ये जैसे इसमें लोड हमारे पास जो है वो ABC करके ये डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में भी हो सकता है। उसमें क्या करेंगे, ये A को इधर कनेक्ट कर दिया, B को
इधर कनेक्ट कर दिया और सी को इधर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये उस केस में हो जाएगा हमारे पास डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन, या दूसरे केस में आप चाहें तो इसको स्टार कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब कि ये इस तरह सिंपली आपने एक 3 फेज़ इन्वर्टर बना लिया। लेकिन 3 फेज़ के केस में आपको पता होगा कि आपस में जो है 120 डिग्री का फेज़ शिफ्ट होना चाहिए और चीज़ें काफ़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि इन स्विचेस को ऐसे नहीं है कि रैंडमली आपने ऑन ऑफ करते रहना है। मतलब कहीं ऐसे ना हो कि इसको इधर से ऑन किया हुआ है, ठीक है, और बाय मिस्टेक इधर से इसको भी ऑन कर दें, तो ये तो सारा आपने सप्लाई को शॉर्ट सर्किट कर दिया और आपके पास सब कुछ ही डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो और फेज़ को आपस में मेंटेन रखना है, वरना आगे लोड डैमेज हो सकता है। तो इनको एक ख़ास ऑर्डर के अंदर ऑन ऑफ करना है ताकि इनका म्यूचुअली हर फेज़ का दूसरे फेज़ से जो है 120 डिग्री का जो है ना वो फेज़ शिफ्ट मेंटेन रहे। तो उसके लिए क्या होता है कि एक तो चीज़ ये है कि आप यूँ कंसिडर कर लें कि इसकी लेबलिंग ऊपर इम्पोर्टेंट है। ये अगर 1 है मॉसफेट, ये 3 है और ये 5 है, तो नीचे वाला जो है ये 462 इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से नहीं लगाएंगे, किसी और तरीके से लगाएंगे, तो वो गेटिंग सीक्वेंस याद करना बड़ा मुश्किल होगा। अब जो ये वाला है ना कि अगर आपने 135 ऊपर लगाए हुए हैं, इनको पल्स दे के ऑन करना है, और 462 आपने नीचे लगाए हुए हैं जिनको पल्स दे के ऑन करना है, तो 180 डिग्री कंडक्शन का जो एक मैकेनिज़्म है वो बताता है कि आपने जो है ना किसी भी एक टाइम के ऊपर आपके पास 3 इनमें से जो है ना स्विचेस, कोई से 3 स्विचेस ऑन होंगे, ठीक है। कोई से 3 स्विचेस हमारे पास ऑन होंगे और हर स्विच, लेट से इसको मैं ऑन करता हूँ ना, तो मैंने टोटल टाइम हमारे पास अगर टी एस है तो मैंने टी एस बाई 2 के लिए, या अगर ये 360 को डिग्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो टी एस बाई 2 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने 180 डिग्रीज़ के लिए जो है ना इसको ऑन रखना है, तो हर स्विच जो है इनमें से वो 180 डिग्रीज़ के लिए ऑन रहेगा, ठीक है। तो ये इस वजह से इसको जो है ना 180 डिग्री कंडक्शन का जो है ये भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पे इसका गेटिंग सीक्वेंस जो है ना वो कुछ इस तरीके से है। आपने इसको लिखना है कि जी 561, सबसे पहले जब आपने ऑन करना है ना तो 561 को आपने ऑन कर दिया, 5 को ऑन कर दिया, यहाँ पे आउटपुट आ गई VS। 6 को आपने ऑन कर दिया, इधर आउटपुट आ गई 0, और 1 को आपने ऑन कर दिया, इधर आउटपुट आ गई VS, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद आपने क्या करना है, 5 को ऑफ कर दिया और 2 को ऑन कर दिया। 5 को ऑफ करके, किधर गया 5, ये 5 को ऑफ करके इसको ऑन कर दिया, ये 0 हो गया। कुछ देर ये चला, अगर हम ये 360 डिग्री के हिसाब से देखें ना कि टोटल एक साइकिल आपका 360 डिग्री में, क्योंकि पीरियड है तो वहाँ पे ख़त्म होना है, तो ये हर एक जो स्टेप है ना ये आपके पास 1 2 3 4 5 6, 360 को 6 पे डिवाइड करें, 60 डिग्रीज़ के लिए है। तो उसके बाद 5 आपने ऑफ़ कर दिया, 6 को ऑन कर दिया, 2 को ऑन कर दिया, फिर उसके बाद जो है ना 60 डिग्री और गुज़रे, तो आपने क्या किया, 6 को ऑफ़ कर दिया, और यहाँ पे आपने जो है 3 को ऑन कर दिया, तो ये VS पे शिफ्ट हो गया। उसके बाद फिर 60 डिग्रीज़ गुज़रे हैं, तो आपने जो है इसमें से किसको हमने ऑफ़ करना है, 1 को ऑफ़ कर दिया और 4 को यहाँ पर ऑन कर दिया, ये 0 पे आ गया। तो इस तरह करते वक्त किसी भी टाइम पे इनमें से ना दोनों ऑन नहीं हो रहे होंगे, लेकिन ये सीक्वेंस आप फॉलो करते रहेंगे ना, तो आपके पास जो है ना ये गेटिंग सीक्वेंस ये वाला बनता है, ठीक है। तो आप अगर टोटल 2 पाई के हिसाब से एवेल्यूएट करेंगे, ये करके, बल्कि इस मेरे पास लाइन है, तो हमें पता चलता है कि जी ये 180 डिग्री के लिए पहला स्विच ऑन है और 180 डिग्री के लिए ऑफ़ है। सेकंड स्विच 60 डिग्री के ऑफसेट से स्टार्ट हुआ है
ये 180 डिग्री तक ये भी ऑन रहा। थर्ड स्विच जो है वो इसके साथ 60 डिग्री के ऑफसेट से रहा है। फोर्थ स्विच जो है वो इसके साथ फर्दर 60 डिग्री के ऑफसेट के साथ है। फिफ्थ स्विच जो है ना वो आपके पास और आगे से शिफ्ट इसको कर दिया तो यहाँ से क्योंकि साइकिल रिपीट हो रहा है आ गया, और सिक्स्थ इसके बाद एक और स्टेप के बाद आपने कर दिया। तो यहाँ से हम देखें ना तो हमें पता चलता है कि ये इस तरीके से ये गेटिंग सीक्वेंस आपका चलना है। उस केस में जब आप इसको यूटिलाइज करेंगे और आउटपुट को अगर आप देखेंगे तो वो आउटपुट आपके पास ये रहेगी इस तरीके से करके। ठीक है, तो स्टार्ट में अगर आपने जो है 1, 5 और 6 को ऑन किया है तो वी ए आपके पास जो पहला फेज़ है वी ए बी। अच्छा, यहाँ पे और फर्दर क्या चीज़ है कि डिपेंड करता है लोड किस तरह का लगा हुआ है, डेल्टा लगा है कि स्टार लोड लगा है। अगर डेल्टा लोड लगा है तो ये ए और बी के बीच में वोल्टेज आपको देखनी है, बी और सी के और सी और ए के दरमियान में। तो वहाँ पर से आप वोल्टेज को एवेल्यूएट करते रहेंगे। ठीक है, तो आपके पास एट द एंड क्या होगा कि एक तरह के ये साइन वेव इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पे इसको जब आप देखते हैं तो वो आपको नज़र आएगा कि ये इसके अंदर जो साइन वेव का कंपोनेंट है वो कुछ इस तरह से है। जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे आप देखते हैं तो वो साइन वेव का कंपोनेंट इसमें कुछ इस तरह से है, और जो ये थर्ड वाला आप देखते हैं तो इसमें साइन वेव का कंपोनेंट कुछ इस तरह से है। और ये तीनों आपस में जब कंपेयर आप इनको करते हैं तो पता चलता है कि हर एक का हर दूसरे से जो है ना 120 डिग्री का फेस शिफ्ट है, जिसकी वजह से ये एक 3 फेज़ का आपके पास सिग्नल बन गया इस गेटिंग सीक्वेंस को इस्तेमाल करते हुए। तो फ़र्क क्या है कि जी यहाँ पे डेल्टा के केस में ये वी एस, इसके पास जो 3 स्टेट्स हैं वी एस है, ज़ीरो है और माइनस वी एस है। और अगर यहीं पे आपने डेल्टा की बजाय स्टार नहीं बल्कि डेल्टा की ये थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, तो डेल्टा के केस में यहीं पे जब इसका आप एवेल्यूएट करेंगे फूरियर सीरीज से, जो करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, तो जो बी एन की वैल्यू है जो हमारे पास पहले 4 वी एस/n पाई आ रही थी सिंगल फेज़ में फुल ब्रिज इन्वर्टर में, तो यहाँ पे उसके साथ एक साइन ऑफ n π/3 की टर्म ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इधर से अगर आपने जो है किसी भी nth फेज़ का जो है हार्मोनिक अगर निकालना है, ठीक है, तो वो आपके पास जो है ना ये उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 वी एस/√2 n π साइन ऑफ n π/3। और आपने इसके अंदर अगर देखना है कि जी फर्स्ट हार्मोनिक का कंपोनेंट कितना है तो वो 0.7797 वी एस है। लेकिन याद रहे कि आपके पास 3 इस तरह के फेजेस हैं तो आउटपुट में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ देर तक ये ज़ीरो रह रहा था ना, उसकी वजह से आपके पास ये वैल्यूज़ थोड़ी सी रिड्यूस्ड हैं। तो यहाँ पे जो है n की वैल्यू 1 प्लेस की गई है, अगर ना प्लेस करें तो ये डिवाइडेड बाय n आपके पास जेनेरिक यहाँ पे बन जाता है। तो ये हमारे पास जो है ना इस केस में भी फूरियर सीरीज़ में हमें जब हम निकालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये 3 फेजेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है ना 120 डिग्री के फेज शिफ्ट के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे जो है ए बी फेज़ की बजाय जो है आप स्टार कनेक्शन यूटिलाइज़ करते हैं तो वहाँ पे भी आपको जो है ना फिर ये देखना पड़ेगा कि हर केस में जो है वी ए एन, वी बी एन और वी सी एन जो है इनकी क्या वैल्यू आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर 561 रखा हुआ है, ठीक है, तो 561 का मतलब है कि जी ये वाला जो नोड है ये आपके पास वी एस है, ये वाला जो नोड है ये ज़ीरो पे है, और ये वाला नोड आपके पास वी एस पे है। तो मतलब ए और सी को आपने वी एस से कनेक्ट कर दिया और बी को आपने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, और सिमेट्रिक इस तरह के सिनेरियो में ये 3 रजिस्टर्स यूँ कनेक्टेड हैं। 612 आप करते हैं तो ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शंस की इस तरह हो जाती है। 1 2 3 करते हैं कॉन्फ़िगरेशन कनेक्शंस की इस तरह से हो जाती है।
इन तीनों केसेस के अंदर अगर आप ये जो आपके पास वी एन वोल्टेज है उसको वैल्यूएट करें तो वो डिफरेंट आएगी। वी एन जो है इस केस में आती है 2/3 वी एस, इस केस में आती है वी एस बाई थ्री, इस केस में 2 वी एस बाई 3, और इस तरह करके ना ये मतलब कि शिफ्ट होती रहेगी स्टेप बाय स्टेप। पर हमारा टारगेट ये नहीं है, हमारा टारगेट ये था कि ए एन निकालना है। तो ए एन हम निकालते हैं तो खाली ये जो पहला सिनेरियो था इसके अंदर जब हम निकालते हैं तो हमें पता चलता है वी एन ए एन इज़ इक्वल टू ये नोड पे वी एस है, इस नोड पे 2/3 है, तो 1/3 आ गया। वी बी एन निकालना है तो बी एन के केस में यहाँ पे ज़ीरो है, इधर हमारे पास 2/3 वी एस है तो -2/3 वी एस आ गया। इसी तरह ये सी के केस में यही वाली वैल्यू इधर भी आ जाएगी वी एस बाई 3। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना पहले 60 डिग्री में ये वैल्यूज़ रहेंगी, फिर अगले 60 डिग्री के अंदर जो है ना ये चेंज होती जाएंगी, और इस तरह करके ना तमाम आपके पास वैल्यूज़ ने शिफ्ट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इधर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको, जो है ना एक दो ये निकालने आने चाहिए, उसके बाद आपको पैटर्न पता चल जाता है, तो क्योंकि वही साइकिल एक तरह से ना रिपीट हो रहा होता है। तो इस केस के अंदर जब हम एक्चुअल आउटपुट देखते हैं वी ए एन बी एन और सी एन, तो हमें पता चलता है कि हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास जो है ना लेवल्स हैं इसमें। या तो आउटपुट की वैल्यू वी एस बाई 3 है, या 2 वी एस बाई 3 है, -वी एस बाई 3 है, या -2 वी एस बाई 3 है। पर इन एनी केस हम यहाँ पे भी जब इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जी इसमें साइनोसॉइड का जो है ना एसेंस हमें नज़र आ रही है। ये ऐसे करके यहाँ पर से आ रहा है, और जो है ये ऐसे करके यूँ हमारे पास जा रहा है। तो ये जो टोटल है ना ये हमारे पास जो है वाई कनेक्शन या स्टार कनेक्शन के केस में ना ये इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज का लेवल आएगा। गेटिंग सीक्वेंस हमारे पास वही है, ठीक है। 180 डिग्री कंडक्शन है, 3 फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर में 180 डिग्री कंडक्शन। तो कंडक्शन 180 डिग्री है, तो इसका मतलब है गेटिंग सीक्वेंस ये फॉलो होना है। और आगे फिर स्टार या डेल्टा कनेक्टेड है, उसके साथ जो है हिसाब से जो है ना ये वोल्टेज इसके यहाँ पे फ़र्क पड़ जाता है। तो इसको भी हार्मोनिक्स की फॉर्म में देखेंगे तो ये 4 Vs/√3 n पाई आता है, और इसी तरह इसको भी एनालाइज किया जा सकता है, तीनों फेज़ 120 डिग्री के फेज़ शिफ्ट के साथ हैं। इसी तरह जो ये लास्ट आज के लेक्चर का आर्गुमेंट है, अगर हम जो है ना यहाँ पे 3 फेज़ इन्वर्टर के साथ कंडक्शन जो है वो 180 डिग्री की बजाय 120 डिग्री कंडक्शन करते हैं, जो कि एक और अप्रोच हमारे पास अवेलेबल है। तो 120 डिग्री कंडक्शन में क्या होता है कि कोई भी एक जो स्विच हमारे पास है वो टोटल 360 डिग्रीज में से सिर्फ और सिर्फ 120 डिग्री तक कंडक्ट करता है, और जो 240 डिग्री तक वो ऑफ रहेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। तो ये सीक्वेंस भी अगर आपने इस तरीके से लेबलिंग की है तो वो भी याद करना आसान है। वो क्या, 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, मतलब कि कोई भी ऑन हुआ है तो अगर यहाँ पे था तो अगले में भी रहेगा, 2 है तो ये जब ऑन हुआ है तो अगले में भी रहेगा। इस तरह करके आपके पास ये सीक्वेंस बन जाता है। इस गेटिंग सीक्वेंस को अगर आप जो है इस तरीके से जो है स्केच करते हैं, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं पेपर में। तो स्केचिंग के दौरान आपको पता चला कि जनाब आपने पहले 1 को अगर ऑन किया है तो 120 डिग्री के बाद ही 0 होगा, 60 डिग्री के बाद अगले को ऑन कर दें, ठीक है, फिर 60 डिग्रीज और गुजरते हैं अगले को ऑन कर दें, तो इस तरह से। और 180 डिग्री कंडक्शन में क्या था कि ये आपके पास ये इस तरीके से हो रहा था, 1 मिनट, ये इस तरह से हो गया, तो ये जो है ना इससे आगे जाना है, लेकिन यहाँ पर से ऐसे आ रहा था, और ये इस तरह करके, ठीक है। तो ये 180 डिग्री थी जो रेड में मैंने लाइंस का किया है, और 120 डिग्री में क्या हुआ है, बस ये सिंपल, ठीक है। तो इस हिसाब से जब आप इसको स्केच करते हैं तो
चार लेवल जो थे ना हमारे पास, वो चार लेवल हमारे पास आ जाते हैं इस केस में। वो जो चार लेवल हमारे पास आने थे ना, वो चार के चार लेवल हमारे पास आ जाते हैं अब डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ठीक है, वी एस/2, -Vs/2 और -Vs, ये लेबलिंग का थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से करके, और ये वही हिसाब है हमारे पास, इसी तरह से चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर से देखें इसको, तो ये ऐसे करके इसी तरह से चल रहा है। और अगर हम यहाँ पे जो है इसको स्टार कनेक्शन यहाँ पे करते हैं तो हमारे पास 3 लेवल बन जाते हैं। ठीक है, जो कि इस तरह से करके हमारे पास आ रहा है। और यहाँ से इस तरह करके इसके सेंटर से गुजरना होता है, बल्कि थोड़ा सा वो आगे हो गया। तो ये 3 लेवल आ जाते हैं जो कि हमारे पास है Vs/2, 0 और -Vs/2। ये है 120 डिग्री कंडक्शन के केस में। तो 3 फेज़ के केस में जो है ना, स्क्वायर वेव जब हम इन्वर्टर्स बना रहे हैं तो हमारे पास ये वाली कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू जो है इनका फूरियर सीरीज़ एनालिसिस इधर करके आगे वालों का दिखाया नहीं है, लेकिन ये इसी तरीके से आपके पास जो है ना वैल्यूज़ आ जाती हैं, और वहाँ से भी साबित हो जाता है कि आपके पास तीनों फेजेस जो हैं वो 120 डिग्री के फेज़ शिफ्ट के साथ हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं ये, लेकिन इनमें जो नुकसान है वो सबसे बड़ा वही है जो कि सबसे पहले एक बेसिक पॉइंट पे एक्सप्लेन किया गया था, कि आपके पास फंडामेंटल हार्मोनिक की कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। ठीक है, तो इन चीज़ों के हल के लिए हमारे पास आता है आगे। अच्छा, दूसरा एक ड्रॉबैक इधर क्या है? दूसरा ड्रॉबैक हमारे पास इनमें ये है कि आप आउटपुट की जो है ना फ्रीक्वेंसी तो चलें, जो भी आपने करनी थी कर ली, लेकिन है कि आप उसका एम्पलीट्यूड नहीं कंट्रोल कर सकते। जब भी आप स्विच ऑन करेंगे तो जितनी इनपुट वैल्यू है, ठीक है, लेट्स से ये है, तो अब इसमें जो फर्स्ट हार्मोनिक है या जो आरएमएस ओवरऑल सिग्नल की आ रही है, ठीक है, उसको आप नहीं ना कंट्रोल कर सकते। वो है कि जितनी वैल्यू इनपुट साइड पे सप्लाई की है उतनी वैल्यू रहेगी। तो आउटपुट के क्रॉस वोल्टेज की आरएमएस वैल्यूज़ आपके पास फिक्स्ड रहती हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपने कंट्रोल के ऊपर के कितनी तेज़ी से स्विचिंग करेंगे, लेकिन और चीज़ों को नहीं कंट्रोल कर सकते। तो ये एक ना स्क्वायर वेव के केस में हमारे पास जो है ना ड्रॉबैक है, जिनका हल हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे, जब हम स्टडी करेंगे। थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन ही इसका होगा, पल्स विथ मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर्स, तो उसमें हम देखेंगे। तो ये क्विक सा मैंने बस डाला हुआ है कि अब आप लोग अगर MS PhD का कोर्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये इन चीज़ों का नहीं अगर पता चलता तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो अभी जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं।